हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी परिवार सक्सेस रथ पर। और जैसा कि इससे पिछले अध्याय में हम कृषि विज्ञान से संबंधित हम हरित क्रांति पढ़ चुके हैं। हमने हरित क्रांति के बारे में पढ़ा कि हरित क्रांति के द्वारा भारत में क्या बदलाव आया था। ठीक है, जो 120 टन था उसमें 50% की और वृद्धि हुई, जिससे 170 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ था। ठीक है, प्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, और हमने जाना कि जो हरित क्रांति का नाम दिया था वो विलियम गॉड ने दिया था। विलियम गॉड ने हरित क्रांति का नाम दिया था। अगर हम विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं तो वो हैं आपके नॉर्मन बोरलॉग। ठीक, कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को विश्व स्तर पर बात करते हैं। अगर भारत की बात करते हैं, भारत में एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और जो हमारे प्रभावित क्षेत्र थे, इससे जो हमारे प्रभावित क्षेत्र थे वो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आपका पंजाब, आपका पंजाब हो गया और एक हरियाणा। ठीक है, तो ये था हमारा हरित क्रांति के बारे में जो हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हरित क्रांति के बाद हमने जो पढ़ा था वो हमारी जो दूसरी क्रांति थी वो थी हमारी श्वेत क्रांति। हमने श्वेत क्रांति के बारे में पढ़ा कि श्वेत क्रांति का जो ऑपरेशन फ्लड चला था, ऑपरेशन फ्लड जो चला था, जिसके सूत्रधार थे कौन? वर्गीज कुरियन साहब। वर्गीज कुरियन साहब को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और जो श्वेत क्रांति है वो आपकी दुग्ध उत्पादन से, किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। और परिणाम ये हुआ कि जो इंडिया है, जो भारत है, वो दुग्ध उत्पादन में फर्स्ट रैंक। और अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में आ जाएगा आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद श्वेत क्रांति के बाद हमने जो पढ़ी थी वो थी हमारी पीली क्रांति। श्वेत क्रांति के बाद जो हमने पढ़ी थी वो थी हमारी पीली क्रांति। ठीक है, और जो पीली क्रांति थी वो आपकी तिलहन से संबंधित थी, तिलहन के उत्पादन से संबंधित थी। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा कि भारत में मुख्यतः कुल 9 तिलहन फसल, केवल 9 तिलहन फसलें पाई जाती हैं। ठीक है, और खाद्य तेल एवं तिलहन से संबंधित है। ठीक है, और अगर हम इसमें हमने पढ़ा कि जो 1986 में एक तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन चलाया था, जिसके अंतर्गत जो फर्स्ट रैंक पर थी वो आपकी सोयाबीन थी। और सोयाबीन प्रथम स्थान पर स्टेट की बात करते हैं तो वो आपका एमपी हो जाएगा। और सेकंड
अगर हम सेकंड रैंक की बात करते हैं तो सेकंड रैंक में थी आपकी सरसों, और इसमें आपकी जो सरसों के उत्पादन में वो आपकी राजस्थान प्रथम स्थान पर थी। और अगर हम बात करते हैं थर्ड नंबर पर, तो थर्ड नंबर पर थी आपकी मूंगफली, ठीक है। और मूंगफली में अगर प्रथम स्थान की बात करते हैं तो वो आपकी गुजरात, और द्वितीय स्थान की बात करते हैं तो वो आपकी राजस्थान, ठीक है। तो ये पढ़ा था हमने पीली क्रांति के बारे में। तीसरी जो पढ़ी थी हमने, वो पढ़ी थी हमने गोल क्रांति। गोल क्रांति, ठीक है। गोल क्रांति अर्थात ग्राउंड रेवोल्यूशंस, ग्राउंड रेवोल्यूशंस, इसको हम आलू क्रांति भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ये थी हमारी जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आज हम चलते हैं एक अगली नई क्रांति के बारे में, जिसका नाम है नीली क्रांति, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे नीली क्रांति के बारे में। तो नीली क्रांति, इसको हम ब्लू रेवोल्यूशंस भी बोलते हैं, ठीक है। बात करते हैं कि ये किसके उत्पादन से संबंधित है, तो ये आपकी मत्स्य उत्पादन, ठीक है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। जो नीली क्रांति है वो आपके मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगर हम इसके योगदान की बात करते हैं, इसके योगदान की बात करते हैं, तो जो इंडिया भारत की जो जीडीपी है, ठीक है, अगर हम इसके योगदान की बात करते हैं तो भारत की जीडीपी में इसका योगदान, जो भारत की जो जीडीपी है, ठीक है, इसकी भारत की जीडीपी में 0.91% इसका योगदान होता है। और अगर हम कृषि जीडीपी के द्वारा देखते हैं तो इसका योगदान जो है वो 5.23%, ठीक है, 5.23% है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत मछली उत्पादन में, भारत मछली उत्पादन में थर्ड रैंक हासिल करता है, ठीक है, थर्ड रैंक। आगे चलते हैं। अगर हम भारत में समुद्री मछली उत्पादन की बात करते हैं, ठीक है, समुद्री मछली उत्पादन, समुद्री मछली उत्पादन भारत में, अगर हम समुद्री मछली उत्पादन के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपका जो प्रथम स्थान पर इसमें फर्स्ट रैंक पर स्टेट आएगा वो आएगा आपका पश्चिम बंगाल। और अगर हम सेकंड रैंक की बात करते हैं तो सेकंड रैंक पर आएगा आपका गुजरात। और आप लोग जानते हैं कि गुजरात की जो सबसे लंबी तटीय रेखा है भारत में गुजरात की है, ठीक है। थर्ड रैंक की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड रैंक में हो गया आपका उड़ीसा, ठीक है। ये हो गए आपके आपकी समुद्री मछली उत्पादन, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम आंतरिक मछली उत्पादन की बात करते हैं, आंतरिक मछली उत्पादन, तो आंतरिक मछली उत्पादन में
प्रथम जो फर्स्ट रैंक हासिल करता है, फर्स्ट रैंक पर है। देखिए सबसे पहले मैं आपको आंतरिक मछली उत्पादन की बात कर दूं तो आंतरिक मछली उत्पादन में आपके आते हैं तालाब, जैसे तालाब में मछलियों को पाला जाता है, उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तालाब हो गए आपके, झील हो गई, ठीक है, तालाब हो गई, झील हो गई, और आपके जो है पाखुर जो होते हैं, ठीक है, पाखुर तालाब झील पाखुर में जो उत्पादन किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट रैंक की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट रैंक हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और अगर हम सेकंड रैंक की बात करते हैं तो सेकंड रैंक पर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। और अगर हम थर्ड रैंक की बात करते हैं तो थर्ड रैंक पर हो जाएगा आपका बिहार। अगर हम फोर्थ की भी मान लेते हैं तो फोर्थ रैंक पर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये थे हमारे नीली क्रांति से संबंधित फैक्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगली जो क्रांति होगी वो हमारी वो होगी गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति, ठीक है। इसको हम पिंक रेवोल्यूशंस भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम गुलाबी क्रांति की बात करते हैं तो गुलाबी क्रांति ये आपकी मछली उत्पादन से, और वो भी मछली कौन सी, झींगा मछली उत्पादन से। किससे संबंधित है, जो झींगा मछली होती है, ठीक है, झींगा मछली, झींगा मछली उत्पादन से। अधिकांश प्रश्नों में झींगा मछली के स्थान पर कभी कभी प्याज भी दे दिया जाता है, ठीक है, प्याज यानी कि ऑनियन, ठीक है, ऑनियन। तो ये आपकी झींगा मछली उत्पादन से भी संबंधित है और साथ ही साथ प्याज उत्पादन से भी संबंधित है, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं हम झींगा उत्पादन, ठीक, सॉरी, झींगा निर्यातक, ठीक है। अगर हम झींगा निर्यातक की बात करते हैं तो इसमें इंडिया आपकी फर्स्ट रैंक पर है, ठीक है, इंडिया इसमें फर्स्ट रैंक पर है, ठीक है। तो ये थे गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति को पिंक रेवोल्यूशंस इंग्लिश में, यह झींगा मछली से संबंधित है, ठीक है, और साथ ही साथ प्याज के उत्पादन से भी संबंधित है। अगर झींगा निर्यातक की बात करते हैं तो झींगा निर्यातक में इंडिया प्रथम स्थान पर है। चलिए अगली क्रांति की ओर बढ़ते हैं। अगली क्रांति है हमारी कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति, इसको हम ब्लैक रेवोल्यूशंस भी बोलते हैं। इसको हम ब्लैक रेवोल्यूशंस भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें उत्पादन की बात करते हैं तो ये आपके किसके उत्पादन से संबंधित है, तो ये आपके पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। ये पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, यानी कि C2H5OH, ठीक है। अगर हम इसको बनाते हैं, एक इसकी
इक्वेशन बनाते हैं इस तरीके से, सी एच एच, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, ये ओ एच। अब देखो सी कितने हैं, 2, एच 1 2 3 4 5 और ओ एच। तो इस तरीके से इसका जो है हम केमिकल इक्वेशंस का जो फॉर्मूला है ये होता है, ठीक है। इसको हम इथेनॉल बोलते हैं, इथेनॉल, ठीक है। तो जो कृष्ण क्रांति है वो आपके पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। और साथ ही साथ C2H5OH इथेनॉल, इसका जो है ये फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। और इसके साथ ही ये जो कृष्ण क्रांति होती है, ब्लैक रेवोल्यूशन, ये आपके, इसके साथ ही ये आपके बायोडीजल के उत्पादन में भी वृद्धि करती है, ठीक है। बायोडीजल, बायोडीजल के उत्पादन में भी वृद्धि करती है। इसके द्वारा बायोडीजल के उत्पादन में भी वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। तो ये थी हमारी कृष्ण क्रांति। अगली क्रांति की ओर बढ़ते हैं। अगली क्रांति है हमारी धूसर क्रांति। धूसर क्रांति, ग्रे रेवोल्यूशन। अगर हम धूसर क्रांति की बात करते हैं तो ये उर्वरक के से संबंधित है, उर्वरक से, ठीक है। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर से संबंधित है, ठीक है, ठीक है। तो धूसर क्रांति, ग्रे रेवोल्यूशन, ये उर्वरक फर्टिलाइजर से संबंधित है। इसमें फर्टिलाइजर की बात की गई है, ठीक है। साथ ही अगर हम उर्वरक खपत की बात करते हैं, उर्वरक खपत की बात करते हैं, तो इसमें आपका जो प्रति हेक्टेयर खपत की बात करते हैं, प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर में आपका पुदुचेरी जो है आपकी फर्स्ट रैंक हासिल करता है। उसके बाद आपका तेलंगाना सेकंड रैंक, ठीक है। चलिए अगली क्रांति की ओर बढ़ते हैं। अगली क्रांति जो है वो है हमारी रजत क्रांति। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट को मैं पढ़कर उसका आगे सॉल्यूशन निकालूंगा, ठीक है। इसको हम सिल्वर क्रांति बोलते हैं। सिल्वर रेवोल्यूशन, जैसा कि सिल्वर रेवोल्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं, तो आप इसको अनुमान मत लगा लेना कि सोने चांदी से संबंधित होगा, ठीक है। ये आपका, जब रजत क्रांति की बात करते हैं तो ये आपके अंडे के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। अंडा उत्पादन से, किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। देखिए, अगर हम एक मुर्गी की बात करते हैं कि वो प्रतिवर्ष कितने अंडे देती है, ठीक है, यानी कि प्रतिवर्ष एक मुर्गी
प्रतिवर्ष एक मुर्गी अंडे देती है? अंडे देती है, ठीक है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में प्रतिवर्ष एक मुर्गी लगभग 65 अंडे देती है, ठीक है। अगर हम यूएसए अमेरिका की बात करते हैं तो वहां पर 295। अब आप इसमें कंपेयर कर सकते हैं, कि भारत की मुर्गी यूएसए की मुर्गी से कितने कम अंडे देती है। लगभग 5 गुना, लगभग 5 गुना। उसी को ध्यान में रखते हुए लगभग 5 गुना अंडे कम देती है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये रजत क्रांति शुरू की गई थी, ठीक है। ये रजत क्रांति शुरू की गई थी और 5 कुर्क फार्म खोली गई, ठीक है। 5 कुर्क फार्म खोली गई, ठीक है। और इसमें क्या गया कि जो विदेशों से मुर्गियों को आयात किया गया, ठीक है, विदेशों से मुर्गियों को आयात किया गया, यहाँ पर उनकी ब्रीडिंग कराई गई। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो अंडे उत्पादन था उसमें बढ़ोतरी हुई। और भारत में जो 5 कुर्क फार्म खोली गई थी, भारत में 5 जो कुर्क फार्म खोली थी, वो कहां कहां खोली थी? अगर हम उनकी बात करते हैं तो उसमें आपका पहले एक तो हो गई आपकी बेंगलोर में, दूसरी थी आपकी मुंबई में, तीसरी थी आपकी भुवनेश्वर, चौथी जो खोली गई थी वो आपकी दिल्ली में, और जो 5वीं खोली गई थी वो आपकी शिमला। ये पांच कुर्क खोली गई थी, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो भारत था, ठीक है, जो भारत था ये 2017 के आंकड़ों के अनुसार चाइना फर्स्ट रैंक पर थी। उसके बाद आपका यूएसए सेकंड रैंक पर, और भारत की अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो ये थर्ड रैंक पर रिजल्ट निकल कर आया। मतलब रजत क्रांति का प्रभाव ये रहा कि भारत इसके द्वारा तीसरी रैंक हासिल कर पाया। अगर हम भारत में स्टेट की बात करते हैं, स्टेट में इसका क्या प्रभाव रहा, तो आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर, आंध्र प्रदेश फर्स्ट रैंक हासिल की थी इसने। दूसरी रैंक जो हासिल की थी वो तमिलनाडु ने, दूसरी रैंक सेकंड तमिलनाडु ने, और अगर थर्ड की बात करते हैं तो तेलंगाना थर्ड रैंक प्राप्त की थी, ठीक है। तो ये थी हमारी रजत क्रांति से संबंधित। अगली क्रांति होगी हमारी सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति, ठीक है, इसको हम गोल्डन रेवोल्यूशंस,
इसको हम गोल्डन रेवोल्यूशंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये आपकी बागवानी और सेब के उत्पादन से संबंधित है। बागवानी और सेब के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगली जो क्रांति है वो है हमारी इंद्रधनुषी क्रांति। देखिए, एक इंद्रधनुष योजना भी है, ठीक है। सरकार की एक इंद्रधनुष योजना भी है, ठीक है। उसमें अनेक वो आपके हेल्थ से संबंधित है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंद्रधनुषी क्रांति है, उसी के तर्ज पर बनाई गई है। ये आपकी जुलाई 2000 में नई राष्ट्रीय कृषि नीति लागू की गई थी, ठीक है। जिसमें सामूहिक रूप से सभी क्रांतियों को, जिसमें क्या हुआ, जिसमें सामूहिक रूप से सभी क्रांति को इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि इंद्रधनुषी क्रांति जो है वो 2 जुलाई 2000 में जो नई राष्ट्रीय कृषि नीति आई थी, ठीक है, उसमें जिसके तहत क्या हुआ कि जो सामूहिक रूप से इन सभी क्रांतियों को इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत रखा जाएगा। मतलब इन सभी को एक के साथ समाहित किया गया है। जैसे इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं ना, ठीक है, उसी प्रकार इन सभी क्रांतियों को इसमें समाहित कर लिया जाएगा। तो ये थी हमारी महत्वपूर्ण क्रांतियां, ठीक है। इसी के साथ हम कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में पढ़ लेते हैं जो हमारे, जैसे अगर हम बात करते हैं कि गेहूं अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान, गेहूं अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कहां पर है, तो ये आपका मैक्सिको में है। कहां पर है? मैक्सिको में, ठीक है। आगे अगर हम बात कर लें मक्का का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान, मक्का का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान ये कहां पर है, तो ये आएगा आपका मैक्सिको में। ये भी आपका मैक्सिको में है, ठीक है। तीसरे अगर हम बात करते हैं चावल का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये आपका फिलीपाइंस। कहां पर है? फिलीपींस। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान,
भारतीय भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? तो ये है आपका रांची में। कहाँ पर है? रांची में। देखिए लाख की अगर हम बात करते हैं तो लाख क्या है? ये आपकी जो जिससे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, जिससे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, लाख की चूड़ियाँ होती हैं, ठीक है, बनाई जाती हैं, उसको हम लाख बोलते हैं। तो लाख जो भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपकी हो गई रांची में, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम और आगे बात करते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? तो ये आपका भरतपुर। ये कहाँ पर है? भरतपुर। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र की या संस्थान की, तो ये है आपका राजमुंद्री। राजमुंद्री, ठीक है, इसकी स्थापना 1947 में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में हुई थी, आंध्र प्रदेश में। इसी प्रकार अगर आगे चलते हैं, भारतीय गन्ना अनुसंधान की अगर हम बात करते हैं, भारतीय गन्ना अनुसंधान, भारतीय गन्ना अनुसंधान, तो ये आपका लखनऊ में, ठीक है। उसी प्रकार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ये कहाँ पर है? तो ये आपका पल्स मतलब आपका दलहन अनुसंधान, ठीक है, दलहन अनुसंधान, ठीक है। तो ये कहाँ पर पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका कानपुर में, ठीक है, कानपुर में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान केंद्र थे जो आप लोगों के साथ साझा किए। इनकी आप एक लिस्ट बना लीजिए और लिस्ट बनाने के बाद आप इनको 3-4 बार रिवाइज कीजिए और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी से याद हो जाएंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि ये संस्थान वो संस्थान है जो अधिकांश एग्जाम में पूछे गए हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये इसमें क्वेश्चंस इस तरीके से सुमेलित करने के लिए दे दिया जाता है। इधर आपका संस्थान दे दिया जाता है, उसका यहाँ पर स्टेट दे दिया जाता है कि ये कहाँ पर है, या ठीक है कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो ये आपका किस राज्य में है या किस जिले में है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको आप इस तरीके से याद जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये सेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मैं अगले वीडियो में आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म
उन सभी से जुड़ने के लिए आप अभी सक्सेसरत टाइप कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।